हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील जटैन, लेक्चरर इन हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वर्षों पहले तक ये माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उससे पता चला कि हमारी सभ्यता 1000 वर्ष और पुरानी है। भारत में प्रागैतिहासिक शत्रु जो खोजे जाते हैं उसका जो कार्य करता है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इनके द्वारा भारत के प्रागैतिहासिक जो स्थल है वो खोजे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो जन्मदाता है वो है अलेक्जेंडर कैनिंघम। कैनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता है। उसके अलावा 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया और 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया। जिस समय कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिर्देशक थे, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल अर्थात सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खोज अलेक्जेंडर कैनिंघम के द्वारा की गई थी, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खोला गया था। तो हमारा यहां से क्वेश्चन बनता है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। अर्थात सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर कह सकते हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, सबसे पहला नाम आता है इसमें हड़प्पा। उन्नीस सौ 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर खोजा था। उसी के आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना, यानी इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम जो जाना गया वो जाना गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद दूसरा सिंधु सभ्यता, या कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक जितने भी केंद्र खोजे गए वो अधिकांश केंद्र कह सकते हैं सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे। उस आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु सभ्यता, या कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद है सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत की आजादी के समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के 40 केंद्र खोजे जा चुके थे और ये 40 अधिकांश केंद्र कह सकते हैं सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसके आसपास पे बसे हुए थे। तो इतिहासकारों ने इसका नामकरण कह सकते हैं इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कह सकते इसका नामकरण किया। लेकिन आजादी के बाद लगभग 1100 और केंद्र खोजे गए। वर्तमान तक लगभग कह सकते हैं 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं। अब आजादी के बाद जो केंद्र खोजे गए वो सिंधु और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वहां पे पाए गए हैं। तो इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो नाम है वो इतिहासकारों ने जो दिया है वो ज्यादा उपयुक्त नहीं ठहरा भाई।
उसके बाद नेक्स्ट होगा नंबर 4 पे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पहली बार तांबा धातु में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। तांबा धातु में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, तो इसलिए इतिहासकारों ने इसका नामकरण दिया कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। उसके बाद नंबर 5 प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो केंद्र खोजे गए वो नगरों की तरह बसे हुए थे। यानी वहां पे कह सकते हैं जो मकान थे पक्की ईंटों के बने हुए थे, पक्की कह सकते हैं गलियां बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी, जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। इस आधार पर इतिहासकारों ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि पहला केंद्र हड़प्पा खोजा गया था। सिंधु सभ्यता कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि इसके आरंभिक जो केंद्र थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए थे। इस आधार पे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये भी कह सकते हैं, जो आजादी तक लगभग 40 केंद्र जो खोजे गए थे वो सिंधु और सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है उस क्षेत्र में कह सकते हैं मिले हैं, तो इस आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार कांसा धातु तैयार की थी, इस आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, ये भारत की पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी, इस आधार पर इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। उसके बाद नामकरण के बाद आता है यहां पर कालक्रम, काल निर्धारण। कालक्रम यानी इसका कालक्रम क्या था? अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो वर्तमान तक पढ़ी नहीं गई है, तो इस आधार पर इसका कालक्रम निर्धारित करना काफी कठिन था। फिर भी सबसे पहले कालक्रम के ऊपर सर जॉन मार्शल ने कह सकते हैं इसका कालक्रम निर्धारित किया। सर जॉन मार्शल सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कह सकते हैं महानिदेशक थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इन्होंने बताया कि इनका कार्यकाल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, यानी सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग इनका जो कालक्रम था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। व्हीलर, मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व बताया। भी वत्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व कह सकते हैं इनका कार्यकाल बताया गया है। डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कह सकते हैं इनका कार्यकाल बताया है। यानी अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है अलग अलग बताया है। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750, मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500, वत्स के द्वारा 3500 से 2700, अग्रवाल ने 2350 से 1750। लेकिन रेडियो कार्बन C14 के तहत C14 के तहत हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 कहीं पर कह सकते हैं जो रेडियो कार्बन C14 के तहत इनका जो कार्यकाल बताया गया है 2350 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व। यानी रेडियो कार्बन C14 के तहत जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, उनकी जो आयु निर्धारित की, उसके आधार पे कह सकते हैं इसका कालक्रम निकाला 2500 ईसा पूर्व या फिर 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, जो कह सकते हैं डीपी अग्रवाल ने बताया था। डीपी अग्रवाल का भी क्या था, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ये कह सकते हैं इनका कालक्रम निर्धारित किया गया है। जो सटीक माना गया है वो यही माना गया है 2500 ईसा पूर्व से या 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ये हो गया उसका कालक्रम। उसके बाद आता है उद्भव। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उद्भव कहां से हुआ। उद्भव, अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि को वर्तमान तक नहीं पढ़ा जा चुका है, इसके जो लिपि लिखी हुई थी उसको अच्छे ढंग से नहीं समझा गया है, तो इसके ऊपर इतिहासकारों के मतभेद हैं। तो यहां पर इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के ऊपर दो मत दिए हैं। पहला मत दिया है विदेशी उद्भव का मत, विदेशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव के मत में कह सकते हैं जो इतिहासकार आते हैं, जैसे सर जॉन मार्शल है, व्हीलर है, क्रेमर है, गॉर्डन चाइल्ड है, ये इतिहासकार विदेशी उद्भव का मत देते हैं। इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है मेसोपोटामिया की एक सुमेरियन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के लोग भारत आए और अपनी परिस्थिति के अनुकूल यहां पर बस गए, उन्होंने कह सकते हैं इस सभ्यता को विकसित किया। अर्थात विदेशी उद्भव का मत, जिसमें सर जॉन मार्शल है, व्हीलर है, क्रेमर है, इसके अलावा कह सकते हैं गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के लोग ही भारत के अंदर आए थे और उन्होंने यहां पर एक नगरीय सभ्यता का विकास किया था। दूसरा मत है स्वदेशी उद्भव का मत, स्वदेशी उद्भव का मत, जिसमें नाम आता है डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष, ये प्रमुख नाम है, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष। वत्स भी आता है। इन का मत है कि भारत के राजस्थान के अंदर सोथी संस्कृति है, राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर सोथी संस्कृति है, जो कह सकते हैं कालीबंगा से मिलती जुलती है। भाई वहां जो कालीबंगा के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो सोथी संस्कृति से मिलते जुलते हैं। तो सोथी संस्कृति के लोग हैं, भारत के अलग अलग कोने में जाकर बसे और उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का अंजाम दिया, नगरीय सभ्यता को कह सकते हैं भारत के अंदर विकसित किया। हालांकि यहाँ पर डीपी अग्रवाल का कहना है कि जो सोथी संस्कृति है राजस्थान के अंदर है, ये सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण है, आरंभिक चरण है। यानी यहां से कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का ये आरंभिक चरण है। उसके बाद धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाके कह सकते हैं इन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया। तो जो स्वदेशी मत है उनका मानना है कि भारत के बीकानेर जिले के अंदर जो सोथी संस्कृति है, सोथी संस्कृति के लोग ही भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाके उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया। तो ये हो गया भाई, पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की, किसने की, कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे, किनके निर्देशन में कह सकते हैं ये विभाग खोला गया। उसका हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, किस आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसका कालक्रम क्या है और इसका उद्भव क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से नगर खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता के नगर। हड़प्पा सभ्यता के वर्तमान में लगभग 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 1400 के आसपास केंद्र खोजे जा चुके हैं, लेकिन इन 1400 में से सिर्फ 7 को नगरों की संज्ञा मिली है। 7 केंद्र है, उन्हें नगरों की संज्ञा मिली है। अब ये 7 केंद्र कौन कौन से हैं?
सबसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के अंदर स्थित है और रावी नदी के तट पे कह सकते हैं, रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। दूसरा उल्लेख कह सकते हैं यहां पर जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां से इनकी ईंटों को रोड़े के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, तो वहां पर दूसरी बार इसका उल्लेख हुआ। फिर जाकर भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा केंद्र की खोज की थी। यानी 1921 में हड़प्पा जो केंद्र है उसकी खोज हुई है। जो हड़प्पा केंद्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र है। पहला अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र है वो है मोहनजोदड़ो, तो दूसरा बड़ा केंद्र है। लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्र में कह सकते हैं ये फैला हुआ है। हड़प्पा जो केंद्र है यहां से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से कह सकते हैं हमें अन्नागार मिला है भाई, जिसे अन्न कोठार भी कह सकते हैं, अन्न रखने का एक बड़ा सा कह सकते हैं कमरा मिला है। इसके अलावा कह सकते हैं यहां पर शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल मिला है हमें यहां से। पित्तल का इक्का मिला है, पित्तल का इक्का। इसके अलावा कह सकते हैं समाधि R37 नाम का कह सकते हैं कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पोध, ये कह सकते हैं हमें हड़प्पा से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पोध जिसे उवर्ता की देवी माना जाता है भाई, इसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पोध दर्शा रखा है चित्र के अंदर, उसे उवर्ता की देवी माना गया है। एक बड़ा अन्नागार मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, पित्तल का इक्का मिला है, एक ऐसे समाधि R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, यानी कब्रिस्तान। और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पोध, यह है भाई हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है भाई। उसके बाद जो 7 बड़े जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है, दूसरा है मोहन जोदारो या जोदड़ो, कह लीजिए एक ही बात है, मोहनजोदड़ो। यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के अंदर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा था यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है भाई। इसके अलावा कह सकते हैं इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की है। यहां से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष के अंदर देखा जाए यहां से एक विशाल स्नानागार मिला है भाई, विशाल स्नानागार पाया गया है जिसे धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों में कह सकते हैं उपयोग में लिया जाता था, जो लगभग कह सकते हैं 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर कह सकते हैं चौड़ा है, 2.43 मीटर कह सकते हैं गहरा है। इसके दोनों सिरों से कह सकते हैं तल तक सीढ़ियां बनाई हुई है। जो स्नानागार है इसके दोनों सिरों पर तल तक कह सकते हैं सीढ़ियां बनाई हुई है। ये कह सकते हैं एक विशाल स्नानागार जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यों के रूप में कह सकते हैं उपयोग में लिया जाता था भाई। उसके अलावा अन्नागार,
विशाल इमारत, विशाल इमारत के रूप में अन्नागार या अन्न कोठार कह सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वो है भाई अन्नागार। अन्नागार हमें कह सकते हैं हड़प्पा से मिला है, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। विशाल स्नानागार अगर इमारत के रूप में देखा जाए, स्नानागार बड़ा नहीं है, बड़े के रूप में कह सकते हैं अन्नागार है भाई। उसके अलावा यहां से कांसे की नर्तिका की मूर्ति, कांसे की नर्तिकी की मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तिकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है भाई। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। ये कह सकते हैं अवशेष हो गए भाई मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के कह सकते हैं सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने कह सकते हैं इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, इसे मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला या फिर प्रेतों के टीले के नाम से इसे जाना जाता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। या क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को भाई। उसके बाद तीसरा नगर आता है आपका चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है। इसकी खोज 1931 के अंदर एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। चुनहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहां कह सकते हैं कुशल कारीगर पाए गए हैं भाई। कुशल कारीगर होने के प्रमाण पाए गए हैं, क्योंकि अवशेष के अंदर अगर यहां पर देखा जाए मणके बनाने के कारखाने मिले हैं भाई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर चुनहुदड़ो से मणके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं? चुनहुदड़ो से। अब मणके बनाने के कारखाने हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर कुशल कारीगर थे। अवशेष के अंदर और देखा जाए तो ईंट के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं। इसके अलावा लिपस्टिक, काजल के अवशेष कह सकते हैं हमें चुनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये तीन बड़े केंद्र हैं जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से तीन नगर है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चुनहुदड़ो है भाई। ठीक है। उसके बाद आता है लोथल। नेक्स्ट नगर है लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है भाई। इसकी खोज 1954 में एसआर राव के द्वारा की गई थी। लोथल कहां पर है? इससे पहले हमने तीन केंद्र किए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, वो तीनों पाकिस्तान के अंदर थे। अब कह सकते हैं नेक्स्ट के जो केंद्र है वो भारत के अंदर है। भारत के किस किस राज्य के अंदर है? जो लोथल है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। 1954 के अंदर एसआर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है भाई। भोगवा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं साबरमती, साबरमती नदी के किनारे पे कह सकते हैं ये स्थित है। यहां से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? यहां से देखिए, एक तो हमें मिले हैं डॉकयार्ड,
जिसे जहाजों का अड्डा भी कहा जा सकता है, जहां पर कह सकते हैं जहाज रुकते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें यहां से मिले हैं बंदरगाह के अवशेष, बंदरगाह प्राप्त हुई है भाई। उसके अलावा देखिए यहां से हमें अवशेष मिला अग्निकुंड, अग्निकुंड अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधियां मिली है। तीन युगल समाधियां हैं, वो हमें कह सकते हैं लोथल से प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से कह सकते हैं डॉकयार्ड या बंदरगाह हमें प्राप्त हुई है। अग्निकुंड, 3 युगल समाधियां, ये कह सकते हैं हमारे लोथल से प्राप्त अवशेष हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बाकी अवशेष हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते जुलते ही अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद नंबर 4 पे होगा, 4 पे हो गया लोथल। नंबर 5 पे है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले के अंदर स्थित है भाई। कालीबंगा से कह सकते हैं, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहां से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे अग्निकुंड, अग्निकुंड या फिर कह सकते हैं वेदिकाएं। अग्निकुंड के जो अवशेष हमें 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा। हमने इससे पहले लोथल के अंदर भी पढ़ा था, वहां पर भी अग्निकुंड मिला था, और कालीबंगा के अंदर भी कह सकते हैं अग्निकुंड के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा एक युगल समाधान, लोथल से हमें 3 युगल समाधान मिले थे, और यहां से कह सकते हैं हमें 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। यहां पर इतिहासकारों की इसके ऊपर धारणा है कि 3 युगल समाधान कह सकते हैं लोथल से प्राप्त हुआ है, 1 युगल समाधान कह सकते हैं आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इसके आधार पे यह माना गया है कि हड़प्पा सप्ताह के अंदर सती प्रथा का प्रचलन था। उसके अलावा हल से बनी हुई रेखा, यानी खेतों में हल की रेखा के अवशेष भी हमें पाए गए हैं। ये कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा है वहां से हमें अवशेष पाए गए हैं। मुख्य रूप से अग्निकुंड या वेदिकाएं, 1 युगल समाधान है, हल से बनी हुई रेखा, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अवशेष यहां से पाया गया है भाई। हल से कह सकते हैं हल का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से हल तो नहीं मिला है, लेकिन कह सकते हैं हल से जुते हुए खेत हमें पाए हैं। यहां पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। इसके अलावा कालीबंगा के अंदर जो घर बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये कह सकते हैं यहां पर आपको ध्यान रखने की बात है, ज्यादातर हड़प्पा सप्ताह के जितने भी केंद्र हमें पाए हैं उनमें जो घर बने हुए थे पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन जो कालीबंगा है यहां पर कच्ची ईंटों का कह सकते हैं प्रयोग किया गया था घर बनाने के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, यहां से हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं मुख्य रूप से हल की आकृति, हल की आकृति खिलौने के रूप में, यानी मिट्टी का बना हुआ हल। यहां से कई छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ है, बनावली से भाई। इसके अलावा हड़प्पा सप्ताह की सबसे प्रमुख विशेषता थी कह सकते हैं जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है बनावली के अंदर। ये 2 बातें कह सकते हैं हमें बनावली के बारे में ध्यान रखनी है। हल की आकृति मिली है, मतलब खिलौने के रूप में मिला है, अर्थात एक मॉडल मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। उसके अलावा हड़प्पा सप्ताह की जो सर्वप्रमुख विशेषता है जल निकास प्रणाली, उसका अभाव कह सकते हैं कहां पर पाया गया है, बनावली के अंदर पाया गया है।
उसके बाद सातवां बड़ा जो नगर है वो है धोलावीरा। धोलावीरा, धोला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं। यहां पर ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में एक ऊंचा सा टीला है, वहां पर एक सफेद कुआं है। वर्तमान में भी यह एक साधारण गांव की तरह बसा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं इसे धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। धोलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? हड़प्पा सत्ता के जितने भी नगर है वो दो पार्टों में बटे हुए हैं। दो पार्टों में मतलब एक दुर्ग क्षेत्र है और एक नगर क्षेत्र है, दो भागों में बटे हुए हैं। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा केंद्र है जो 3 भागों के अंदर बटा हुआ है, 3 पार्टों के अंदर कह सकते हैं बांटा गया है। उसके अलावा धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात क्रीड़ा स्थल, खेलने का जो मैदान होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। नेवले की पत्थर की मूर्ति कह सकते हैं हमें यहां से प्राप्त हुई है। ये कह सकते हैं धोलावीरा के अवशेष है। तो हमारे हड़प्पा सत्ता के जो प्रमुख नगर है, 7 केंद्रों को नगरों की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा, ये कह सकते हैं 7 बड़े केंद्र है। उसके अलावा कुछ अन्य केंद्र है, लगभग केंद्र तो 1400 खोदे जा चुके हैं। इन 1400 में से कह सकते हैं 7 को नगरों की संज्ञा मिली है। बाकी जो केंद्र बच गए हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।